जी वी आर बैक फ्रॉम द स्टेशन आईडी। और जीना जी आपने तो बड़ी मुश्किल में डाल दिया। इतने आईडी ब्रेक में उसे वो ही सर्च करते रहे कि सूरज ने कहा धरती से, और अभी भी सर्च इसकी जारी है। पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन बहरहाल एक चैलेंज है, चैलेंज को ज़रूर लेंगे। और आप लोगों को अगर सवाल का जवाब देना है कि पीर चाहे असली हो या नकली हो, उसके पास औरतों का रश क्यों होता है, अपने अपने ख्यालात का इज़हार करें। रुबीना जी ने बताया, इसके मुतालिक जाहिद भाई ने बताया, इनकी अपनी ओपिनियन थी। और pretty मच मैं जो है ना वो दोनों से ही जो है, दोनों की राय से ही जो है ना वो मुत्तफ़िक हूँ। एक्चुअली जो औरत होती है ना वो आपके घर को बनाती है, घर की हर परेशानी को बहुत सीरियस लेती है। वो दुआएं भी करती है, अल्लाह ताला से दुआएं करती है, नमाज़ें पढ़ती है, अपने बच्चों के, अपने शौहर के लिए जो है ना वो सेहत की, उनकी अच्छी तालीम की, हर चीज़ के लिए दुआ करती है। तो औरत जो है ना वो अपने घर को बहुत सीरियस लेती है। और जब मसले बहुत घर में हर किसी के घर में मसले मसाइल तो आते ही रहते हैं। ज़िंदगी है इसी का नाम कि कभी कभी बहुत खुशियाँ होती हैं तो कभी बहुत गम भी आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं एक साथ। और हम कहते हैं ना कि ये सारी मुश्किलात अब साथ ही आनी थी। तो जब बहुत सारी मुश्किलात साथ आ जाती हैं और बहुत परेशानियाँ बढ़ जाती हैं तो दुआएं तो करती हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरी परेशानियाँ जो है ना वो दूर फरमा। लेकिन वो बेचारी क्योंकि अपने घर को, अपने जो भी उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, बच्चे, शौहर, बहुत सीरियस लेती हैं। इसीलिए वो जो है ना जाती हैं पीरों फ़कीरों के पास। अब बात वही होती है ना कि पीर चाहे असली हो या जाली हो, क्योंकि जाली तो कोई समझते ही नहीं। अगर उनको जाली समझ लें तो कोई उनके पास जाए ही नहीं। जाते इसीलिए हैं कि वो सीरियस समझते हैं, उसको असली समझते हैं, उसको यही समझते हैं कि इसकी दुआओं से, इसके तावीज़ों से और जो भी वो चीज़ देगा उससे जो है ना वो हमारी परेशानियां जो है ना वो दूर हो जाएंगी। चाहे वो किसी से भी, किसी बात से भी रिलेटेड हो, हस्बैंड से रिलेटेड हो, औलाद से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, रिश्तेदारों से, ख़ानदान से रिलेटेड हो। तो वो अपनी उन परेशानियों को दूर करने के लिए अपने अपने ख़ानदान की जो है ना वो उस पीर फ़कीर के पास जाती हैं वो। और मर्द जो है ना वो अपनी अपनी फैमिली की, अपनी ख़ानदान की परेशानियों को इतना सीरियस नहीं लेता। वो समझता है कि बस पैसा कमाना असल काम है, पैसा कमाता रहूँ तो हर परेशानी सही रहेगी। लेकिन दुनिया में पैसे के अलावा भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जिसको मेरा ख़्याल है कि घर की ख़वातीन जो है ना वो ज़्यादा समझती हैं औरतों के मुकाबले में, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो वो फिर वही बात आ गई कि वो पीरों फ़कीरों के पास भी जाती हैं तो सिर्फ मर्दों के लिए या हमारे लिए, अपनी 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 फैमिली के लिए जो है ना वो ये सब कुछ करती हैं। और लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद मर्द बदल जाते हैं। मर्द कभी नहीं बदलते। उन्हें शादी से पहले भी शादी का शौक़ होता है और शादी के बाद भी शादी का शौक़ होता है। सोनी धरती हरन है। हेलो हेलो जी रेडियो बाजी, कैसे हैं आप लोग? बस अल्लाह का शुक्र है। आप अगर टाइम है तो एक गाना लगाइए, अगर है तो। हाँ जी बोले, अगर बजा सके तो गाने के बजाएंगे। बोल हैं दगाबाज तोरी बत्तियां ना मानो रे, गंगा जमुना। अच्छा दगा, ये सेमी क्लासिकल सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है। दगाबाज तोरी बत्तियां ना मानो रे, ना मानो ना मानो, कुछ ऐसे ही है। गंगा जमुना। हाँ ठीक है, देखते हैं अगर मौका मिला तो टॉक शो के दरमियान, टॉक शो के बीच में जो जी नहीं मिला वो आपको सूरज धरती पे आके क्या जवाब दिया? जीना जी हम जरूर ढूंढेंगे इसको। कभी सुना था जी इसीलिए आप बेचैन नहीं है कि गाना जरूर ये सुना है हमने कभी ना कभी, और कहीं ना कहीं मेमोरी में ये सॉन्ग फंसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मिल नहीं रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर हम नहीं इस दफ़ा ढूंढ सके जीना जी तो नेक्स्ट वीक हम इस गाने को ज़रूर ढूंढ के लाएंगे और आपकी इस फरमाइश को हम ज़रूर पूरा करेंगे और सुनेंगे भी कि सूरज ने धरती को क्या कहा और धरती ने सूरज को क्या जवाब दिया। 8474751590। अब मेरा ख्याल है कि सोफिया आपके टॉक शो का टाइम हो गया है, और मुझे आज क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी करनी है तो इसीलिए हम जल्दी से जो है ना वो टॉक शो शुरू करें। और टॉक शो के लिए स्पॉन्सर हैं हमारे आज के अवामी बाज़ार, हमेशा से हमारे टॉक शो के स्पॉन्सर है अवामी बाज़ार। तो सोफिया आप रेडी हैं अपने टॉक शो के लिए? अपने माइक को ट्यून अप कर लें। जी जी बिल्कुल रेडी हूँ।
सोफिया, दीवान एवेन्यू पर आखिर ये सारी आवाम कहाँ जा रही है? सुहेल, ये लोग अवामी बाजार जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे दीवान पर सबसे अच्छी और सस्ती ग्रोसरी सिर्फ अवामी बाजार में ही मिलती है। ज़बिया हलाल गोश्त है इनके पास? ऐसा एथेंटिक ज़बिया हलाल के गैर ज़बिया साबित करने वालों को $50,000 का इनाम रखा गया है, जो गुज़िश्ता 10 साल से किसी ने नहीं जीता। आप ग्रोसरी और गोश्त लें, मैं वेस्टर्न यूनियन से पाकिस्तान पैसे भिजवा कर आता हूँ। अवामी बाजार वेस्टर्न यूनियन के ऑथोराइज्ड डीलर भी है, आप पैसे यहाँ से भी भिजवा सकते हैं। इनका एड्रेस है 2340 वेस्ट दीवान एवेन्यू, शिकागो, और इनका फोन नंबर है 773-274-2333। क्या बात अवामी है, बाजार। क्या बात है अवामी बाजार की। अवामी बाजार। जी, ये तो अवामी बाज़ार का ऐड था। और चलें आज का टॉक शो शुरू करते हैं। कॉल बीच में नहीं लूँगी, इसलिए कि टॉक शो के दरमियान मेरे को फिर कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है। तो आज का टॉपिक है मेरा कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का अगर मीनिंग देखें तो इसका मतलब है ऐसे दो लोग जिनकी आदत इतनी सेम हो कि कभी कोई लड़ाई का इश्यू ही ना निकले। यानी दोनों की थिंकिंग सेम हो, दोनों की चॉइसेस सेम हो, दोनों के खाने के शौक़ सेम हो, दोनों के रंगों का इत्तेफाक हो, हर चीज़ इत्तेफाक जो हो जाती है, इत्तेफाकात को मतलब इत्तेफाक होने को एक दूसरे के कंपैटिबली कहा जाता है। ज़िंदगी में जब हम बात दोस्ती की करते हैं, शादी की करते हैं, या भाई बहन की करते हैं, या अगर कोई बिज़नेस की कामयाबी की करते हैं, तो हमारे जहन में यही बात आती है कि अगर कोई दो इंसानों में बहुत गहरी दोस्ती है तो यकीनन दोनों को एक ही किस्म के खाने पसंद होंगे, एक ही शौक़ रखते होंगे। कामयाब शादी के लिए भी यही फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। और बिज़नेस की कामयाबी की बात करें तो ये सोचा जाता है कि दोनों पार्टनर्स को शातिर और इंटेलिजेंट होना चाहिए, तभी तो बिज़नेस कामयाब हो सकता है। बहन भाई की बात करें तो भी कहा जाता है कि इन दोनों बहन भाइयों की बहुत बनती है, क्योंकि ये दोनों एक ही तरह की सोच रखते हैं। अब मैं कहूँ अगर कि ये सब बातें फ़र्ज़ी है, और दरअसल हकीकत बिल्कुल उल्टी है। ये सब वो बातें हैं जो हम लोगों ने अपनी तरफ से जोड़ी हुई है। फ़र्ज़ करें अगर भाई बहन की बात करते हैं तो आपको पता है कि भाई बहन अक्सर जो भाई अपनी बहनों को बहुत चाहते हैं तो वो उनकी गलतियों पे पर्दा डालते हैं। अगर दोनों ही सेम होते हैं, अगर दो भाई, अगर एक बच्चा शरारती है आपका या बहुत सी गलतियां करता है, अगर दूसरा बच्चा भी ऐसा होगा तो वो उसको सिक्योर और सेफ्टी नहीं कर सकेगा ना। तो भाई बहन जब हम कहते हैं कि कंपैटिबिलिटी है, तो कभी ऐसा होता है कि भाई अगर बहुत गलतियां करता है तो बहन उसकी गलतियों पे पर्दा डालती है। जब माँ बाप पूछते हैं कि भाई कहाँ गया, बहन को पता भी होता है, वो चुपके से कहती है नहीं मुझे नहीं पता, कोई और बहाना कर लेती है, कोई और तरीका से ढाक देती है इस बात को। या कभी बहन गलती करती है तो भाई उसको ढाक देता है। तो इसका मतलब है कंपैटिबल तो नहीं हुए। अगर दोनों ही बेहिस हैं, दोनों ही ज़िद्दी हैं, दोनों ही सच बोलने पे इत्तेफाक रखते हैं, दोनों ही की आदत है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए हमने सच ही बोलना है, तो वो तो फिर एक दूसरे की शिकायत करेंगे ना, बिल्कुल भी बातों को राज में नहीं रखेंगे। तो इसी तरह कंपैटिबिलिटी जब कहा जाता है तो हम उसका बिल्कुल उलट मतलब लेते हैं। अब अगर आप किसी मैरिज काउंसलर के पास चले जाएँ तो वो आपकी मैरिज कंपैटिबिलिटी का जवाब यही देगा कि मैरिड लाइफ में हमेशा ऑपोजिट अट्रैक्ट। छोटी सी मिसाल दूं, अगर दो लोग एक ही किस्म की फितरत रखते हैं, या ना दोनों ही आग हैं, तो घर का क्या हाल होगा? वो तो घर जलकर खाक हो जाएगा। यानी कि एक को आग और एक को पानी होना ज़रूरी है। तो ये कंपैटिबिलिटी तो नहीं हुई, ये ऑपोजिट अट्रैक्ट्स हुआ। तो ये हमारे इंसानों की फितरत है कि जो किसी ने बोल दिया हमने उसको बस रट्टाफाई कर लिया, उसी पे इक्तफा कर लिया। लेकिन आप ये देखें, मैंने एक मिसाल आपको दी है कि अगर एक दो लोग बिजनेस जो मैरिज पार्टनर्स हैं, अगर दोनों एक ही फितरत रखते होंगे, दोनों गुस्से के बहुत तेज़ हैं, तो फिर क्या होगा? क्या वो घर बचेगा? दोनों ही अगर बिल्कुल ही ठंडे जहन के हैं तो दोनों ही फिर एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे को ठंडे ठंडे बिल्कुल लाइटली लेंगे और इस तरह। तो और इसके अलावा आपको पता है कि हॉरोस्कोप की आज तक जितनी स्टडीज़ हुई है, आप हॉरोस्कोप की रिसर्च पे मबनी भी ये बात बताती है कि सेम हॉरोस्कोप रखने वालों को एक दूसरे के साथ निभा करना बड़ा ही मुश्किल होता है। शायद इसलिए कि वो अपनी और दूसरे की ताकत और कमज़ोरियों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाते हैं, और अब सोचों को जानने की वजह से वो एक दूसरे की कमज़ोरियों का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाने से गुरेज नहीं करते। जबकि दो मुख्तलिफ हॉरोस्कोप रखने वाले हर सिचुएशन में बहुत संभल कर फ़ैसला लेते हैं
क्योंकि वो अपने पार्टनर्स के आउटकम का और रिएक्शन से बेखबर होते हैं कि इस सिचुएशन में पता नहीं उसका दूसरा पार्टनर किस किस्म का रिएक्शन शो करेगा। हम इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा ही बनाया है कि एक दूसरे की मदद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। अंधे को लंगड़े की मदद चाहिए होती है कि वो रास्ता बता सके, और लंगड़े को अंधे के सहारे की ज़रूरत होती है जो उसे गिरने से बचा सके। यही वजह है कि इंसानों की बीमारियों को 4 बेसिक सेगमेंट में ढाला गया है, जिसकी बिना पर हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी डॉक्टर्स के पास या अदालत में ज़रूर जाना पड़ता है। डॉक्टर्स है जो 2 बेसिक बीमारियों का इलाज करते हैं, वो है फिज़िकल इलनेस और दूसरी है मेंटल इलनेस, जिसके लिए आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। दूसरी 2 प्रॉब्लम्स के हल के लिए अक्सर कोर्ट जाना पड़ता है, यानी बिज़नेस पार्टनरशिप हुई या क्राइम के इश्यूज़ हुए। क्राइम के इश्यूज़ भी होते हैं और बिज़नेस पार्टनरशिप में भी होता है कि धोखा होता है, जैसे आप बिज़नेस में मेल प्रैक्टिस हो रही है, किसी ने आपको चीट कर दिया, और क्रिमिनल इश्यूज़ है जैसे किडनैपिंग, रॉबरी, मर्डर वगैरह। बेसिकली हम इंसान की ज़िंदगी इन ही 4 इश्यूज़ में कहीं प्रॉब्लम्स या कहीं बीमारियों के गिर्द ही घूमती है। और इन सब में इशू में एक बात नुमाया है कि इन सब में इंसान की गलती ये होती है कि वो दूसरे इंसान को अपने जैसा कंपैटिबल समझता है। वो दूसरे इंसान की आदतों को, सोच को, इरादों को समझने की हिम्मत नहीं करता। हम सब इंसान एक दूसरे से कंपैटिबल अगर समझना बंद कर दें और एक दूसरे को हल्का ना लें या फॉर ग्रांटेड ना लें, तो ये चारों इश्यूज़ और बीमारी को हल किया जा सकता है। मिसाल, एक इंसान की दूसरे इंसान से दोस्ती हुई, पहले सरसरी होती है, फिर गहरी हो जाती है, ख़ानदान में एक दूसरे का आना जाना शुरू हो जाता है, और फिर ख्याल आता है कि दूसरा इंसान कुछ बेवकूफ़ लगता है, अमीर ज़रूर है मगर मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसकी कमज़ोरियों को भी अच्छी तरह जानता हूँ और इसकी ताकत को भी। गर्ज हम एक दूसरे इंसान की ताकत को अंडर एस्टिमेट करना शुरू हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी आदतें और उसकी आदतें कंपैटिबल है, नेचर कंपैटिबल है, और हम फिर क्या होता है बिज़नेस पार्टनरशिप साइन करते हैं, मगर अंजाम क्या होता है, हम जिसे अपना कंपैटिबल समझते थे वो एक दिन सारा बिज़नेस ले उड़ता है और हम अदालत के चक्कर खाने पे मजबूर रह जाते हैं। वैसे तो इन इश्यूज़ से बचना बहुत ही मुश्किल काम है कि कहीं कोई साइकेट्रिक के पास मौजूद है, तो कहीं कोई स्ट्रेस और टेंशन की वजह से किसी का जहनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, तो कहीं कोई हॉस्पिटल में है या मैरिज काउंसलर के पास बैठा हुआ है कि मेरी शादी ख़तरे में। पर फिर भी अगर कुछ बेसिक रूल्स बना दिए जाएं तो बहुत बचत हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 4 मैंने बीमारियां बताई। सबसे पहले तो या तो आपके मैरिज में प्रॉब्लम है, या आपकी दोस्ती में प्रॉब्लम है, या बिज़नेस पार्टनरशिप है, या आपकी फ़िज़िकल इलनेस है। तो इन सब के लिए एक बेसिक प्रॉब्लम, मैं पहले तो हम लोग की पर्सनल लाइफ की तरफ जाऊंगी, यानी कि मैरिज क्यों नाकाम होती है, मैरिजेस की सबसे बड़ी नाकामी की कौन सी वजह हैं, जिसमें अगर हम दूसरे पार्टनर को हल्का ना लें, अंडर एस्टिमेट ना करें, और ये ना समझें कि अगर उसका और हमारा हॉरोस्कोप सेम है तो वो कंपैटिबल है। नो, वो कंपैटिबल कोई भी इंसान दुनिया में, कोई भी एक इंसान, चाहे उसका हॉरोस्कोप सेम हो चाहे डिफरेंट हो, वो अलग अपनी सोच, अपनी फितरत, अपना बिहेवियर रखता है। तो कभी भी किसी भी इंसान को ये सोच कर ना करें कि भाई ये कंपैटिबल है और हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, या उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। किसी को, कोई भी रिश्ते को मिसयूज़ ना करें जहाँ पर सिर्फ टेक ही टेक हो और नथिंग टू गिव। इससे कि इंसान फितरतन हमेशा अपने हर रिलेशन में, चाहे वो बिज़नेस रिलेशन हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो, चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो क्राइम भी कर रहा हो, यानी क्रिमिनल रिलेशन, एक जो अदालत का और क्रिमिनल का रिलेशन होता है, उसमें भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई रीज़न होती है, हर चीज़ की कोई ना कोई रीज़न होती है, और वो रीज़न हम लोग इग्नोर करते हैं। यानी कोई बच्चा क्रिमिनल पैदा नहीं होता, उसके पेरेंट्स इस बात को इग्नोर करते हैं कि उन्हें वो इशारे नज़र आ रहे होते कि इनका बेटा कुछ क्रिमिनल माइंडेड होता जा रहा है, लेकिन वो बच्चे को अंडर एस्टिमेट करते हैं, या वो समझते हैं कि अभी बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ, उसे इग्नोर करते हैं, और ये नतीजा ये होता है कि फिर वो एक दिन बच्चा बड़ा क्राइम कर बैठता है, तब उन्हें होश आता है। तो छोटे से इशारों को भी समझना सीखे। मैंने अभी कहा था, एक शेर में भी मैंने कहा था कि नज़रों की ज़बान को समझना सीखे, उन अल्फाजों को समझने की कोशिश करें। कोई भी रिलेशन जो बोले नहीं जाते, जो समझने के होते हैं, जो बोले नहीं जाते, आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें, उनको इग्नोर ना करें, उस ख़तरे को बिल्कुल ऐसे इग्नोर ना करें जैसे आपने उस ख़तरे को महसूस ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसे कि जैसे आग लगी हुई है घर में और आप बैठे हुए आराम से सुकून से कि यह आग खुद ब खुद बुझ जाएगी, ऐसा नहीं होता। चले मैं आपको सेकेंड वीक में, नेक्स्ट वीक बताऊंगी
कि बिजनेस और फ्रेंडशिप रिलेशन में किन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि जिससे आप धोखा ना खाएं और जिससे आप किसी को अंडर एस्टिमेट ना करें और किसी की राइट्स को पहचानें और किस तरह करें। तो अभी फ़िलहाल तो मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगी 10 थिंग्स। मैं इसलिए जल्दी जल्दी आज बोल रही हूँ इसलिए कि सोहेल को बहुत सारी आज पॉलिटिकल सेगमेंट पे बातें करनी है, तो आई एम गोइंग टू मेक इट शॉर्ट। 10 थिंग्स टू सेव योर मैरिज। रिस्पेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन लव। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि लव आनी जानी चीज़ है, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब इतनी लंबी उम्र इतने सारे साल रहता है, तो अगर रिस्पेक्ट नहीं होगा, अगर एक दूसरे की इज्जत नहीं रहेगी, तो सामने वाले के हर बोले हुए लफ्ज़ पर आपको अजीब सा, हर जुमले पर आप नुक्ताचीनी करते नज़र आएंगे। यानी आप हर जुमला आपको उसका लगेगा ऐसा कि कुछ परफेक्ट नहीं है। यानी जब एक इंसान बिजनेस लाइफ पार्टनरशिप में दूसरे की नुक्ताचीनी कर रहा होता है, तो एक्चुअली वो उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है। इसलिए कि ये रिलेशनशिप में कहीं भी रिस्पेक्ट के बगैर कोई आगे कदम नहीं बढ़ा सकता। लव एक बहुत आर्जी सा जज्बा है, जो लव ख़त्म हो जाता है, और अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो ये रिश्ता ज़्यादा चलेगा नहीं। आपको इतनी मतलब कभी कभी होता है कि अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते तो आप जिससे शादी करते ना, उसके हर अल्फाज को आप नुक्ताचीनी करते, उसके हर एक्शन पे आप नुक्ताचीनी करते, और साथ में यहाँ तक एक मौका आ जाता है कि आपको उसकी लगाई हुई खुशबू से भी सरदर्द होने लगता है, यानी उसके लगाए हुए परफ्यूम से भी चिढ़ हो जाती है और आपको सरदर्द होने लगता है। तो इस तरह का मौका आने से पहले एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना सीखें। यही मैंने कहा, किसी को कोई रिलेशन में जब अंडर एस्टिमेट किया जाता है तो वो आपकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी को, हस्ती बस्ती लाइफ को मिजरेबल कर देता है, आपका जीना मुश्किल कर देता है। और इसीलिए अपने पार्टनर्स की, सेकंड वाली पॉइंट, अपने पार्टनर्स की अंदर की खूबसूरती से मोहब्बत करें, उसके फेस से मोहब्बत ना करें। जैसे कि पता नहीं 20-25 साल बाद हालात कैसे हों और कितने फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स के साथ इंसान गुज़रता है, तो फिर वो खूबसूरती तो नहीं रहती। तो आप जब तक उसकी अच्छी आदतों को, उसकी अंदर की खूबसूरती को अप्रूव नहीं करेंगे, और जब जब वो कोई अच्छा काम करे या कुछ करे, तो आप उन बातों को याद रखना सीखें। ये याद ना रखें कि किस बात पे लड़ाई हुई है, बल्कि ये बात याद रखें कि किस बात पे एक दूसरे का आपने साथ दिया है। अच्छी बातें, अच्छी खुशगवार यादों को रखें साथ। और एक बहुत ही ज़रूरी फार्मूला जो शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छा खुशहाल बनाता है, कभी भी नेवर फॉरगेट बर्थडे, एनिवर्सरी, मदर्स डे, फादर्स डे, इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखें। चाहे आप दुनिया के सारे इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भूल जाएं, लेकिन अगर आपको घर का माहौल खुशगवार रखना है और घर का माहौल हमेशा अच्छा रखना है, तो इन ख़ास दिनों में जब बर्थडे आता है, एनिवर्सरी आता है, मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, इन चीज़ों को, वेडिंग एनिवर्सरी, इन ख़ास दिनों में मुबारकबाद देने के ख़ास तरीके ढूंढें और यूनिक तरीक़ों से एहतमाम करें और उस दिन को ऐसा यादगार बनाएं। तो आप समझ लें कि अगर आपने एक बर्थडे अपनी वाइफ का याद रख लिया या अपने हस्बैंड का याद रख लिया और उसको यूनिक तरीके से मनाया, तो समझे कि आपका एक साल अच्छा गुजर जाएगा, बाकी का एक साल बहुत अच्छा गुजरेगा। इसलिए कि ये चीज़ें बहुत से लोग पार्टनरशिप में याद रखते हैं, ये चीज़ें हमेशा याद रहती है। इसमें अगर आपने डेलिक्वेंसी की, यानी इसमें अगर आप फेल हो गए कोई अच्छे दिन को विश करने में या किसी का अच्छा दिन बिगाड़ने के आपका वो बन गए मुजरिम, तो यकीन कीजिए वो आखिर उसके बाद वाला साल आपका बहुत बुरा गुजरेगा। इससे कि ये बातें चाहे ये पर्सनल पार्टनरशिप में बहुत ज़रूरी होती है। बीमारियाँ चाहे जिस्मानी हो या जहनी, चाहे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी हो, साथ मिलकर उसको क्रॉस करें। कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि कोई बीमार है आपके घर में, आपका एक पार्टनर बीमार है, लाइफ पार्टनर, या उसका जहनी तौर पे वो अपसेट है, तो उसको अपसेट ना करें, उसको सॉल्यूशन बताएं। और सॉल्यूशन बताएं इंस्टेड ऑफ उसकी बीमारियों के या उसकी जहनी परेशानियों को बढ़ाने की जगह उसको कम करने की कोशिश करें। और एक दूसरे को तनकीद करने की बजाय, अगर कोई फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है तो तनकीद करने की बजाय मिलजुल के इस तरह हल करें, ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, पास्ट में की हुई गलतियों को ना दोहराएं। शादीशुदा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कामयाब शख्स वो होता है जो 2 चीज़ों में पहल करता है। ये मेरी 5वीं पॉइंट है, जो 2 चीज़ों में पहल करता है, सॉरी और थैंक यू बोलने में। जो सबसे ज़्यादा पहल करेगा हर चीज़ में, उसे अगर एहसास होता है कि उससे कोई गलती हो गई, तो इंस्टेड ऑफ
फॉर ग्रांटेड लेने के कि सामने वाला ख़ुद माफ़ कर देगा, या फिर ये इग्नोर करने के कि सामने वाला ख़ुद वक्त के साथ भूल जाएगा, अगर वो थैंक यू और सॉरी कहता है तो वो मसले को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि थैंक यू और सॉरी आपने ज़्यादा बोला हो अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर ने कम बोला हो, तो यकीन कीजिए आप उस पर हावी रहेंगे कि वो कभी आपसे लड़ते हुए उसे ये सब बातें याद आएंगी, और बहुत सी लड़ाइयाँ इस बात पर मुलतवी हो जाएंगी कि चलो नहीं, ऐसे मौके पर उसने मुझे सॉरी भी तो कह दिया, चलो मैं भूल जाऊँ उसकी गलती को। तो सॉरी और थैंक यू कहने में यू शुड बी द फर्स्ट वन, चाहे वो हस्बैंड है या चाहे वाइफ है। अगर अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है, एक मैरिज को सक्सेसफुल बनाना है, तो कोशिश करें इन 2 वर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, थैंक यू एंड सॉरी का, और कोशिश करें कि आप उसको बोलने में पहल करें। उसके बाद बी फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप रखें, लव वव छोड़ें, अंडरस्टैंडिंग छोड़ें। जब तक आपके दरमियान इतना डिस्टेंस है कि आप बग़ैर सोचे समझे एक दूसरे से हर बात नहीं कर सकते, यानी आपको बात करते हुए एक दूसरे के सोचना पड़ता है कि ये बात मैं इसे बताऊं ना बताऊं, ये बात शेयर करूं या नहीं करूं, तो यकीन कीजिए कि अभी भी मैरिज लाइफ आपकी सक्सेसफुल नहीं है, मैरिज लाइफ कामयाब नहीं है। इसलिए कि फ्रेंडशिप ज़्यादा अहमियत रखती है लव वगैरह से। फ्रेंडशिप होगी ना तो फ्रेंडशिप में दोस्त एक दूसरे को मना भी लेते हैं, नाराज़ भी होते हैं और झगड़े भी करते हैं और मना भी लेते हैं। लेकिन अगर फ्रेंडशिप नहीं हुई तो झगड़ा हुआ तो बैठे रहे एक दूसरे को मुंह फुला के, एक दूसरे का इंतज़ार करते कि वो पहल करे सॉरी बोलने में या मैं पहल करूं। तो फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। हमेशा महफिल में या तन्हाई में, ये मेरी पॉइंट नंबर 8, हमेशा महफिल में हो या तन्हाई में अपनी फैमिली का पहले साथ दीजिए, उसके बाद दुनिया के सारे लोग आते। फर्स्ट कम योर फैमिली। कभी भी महफिल में या तन्हाई में भी अपनी फैमिली, अपने पार्टनर को डिग्रेड ना करें, उसका साथ दें, उसकी हर बात में हाँ मिलाना सोचें, नुक्ताचीनी करने के पहलू ना ढूंढें, उसे कोशिश करें नुक्ताचीनी। अगर आपको एतराज़ भी हो ना, तो जिस वक्त वो आपका पार्टनर कोई बात कर रहा है ना, उसको ध्यान से सुने, उसको उस वक्त नुक्ताचीनी ना करें, बल्कि उसके कई दिन बाद, 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जब उसका मूड अच्छा हो तब उसे नुक्ताचीनी करें। इसलिए कि अगर आप अपने पार्टनर की बात सुने बगैर ही, पूरी बात सुने बगैर ही उसको नुक्ताचीनी करने शुरू हो जाएंगे, तो ये आपके रिलेशनशिप में बड़ा बिटरनेस पैदा करेगी, बड़ी कड़वाहट पैदा करेगी, और एक वो वक्त आएगा कि फिर आपका पार्टनर आपसे कोई बात ही नहीं करेगा शेयर। और बहुत सी बातें जब छुपी रहती हैं और अचानक सामने आती है तो इंसान को झटका हो जाता है। ये हमेशा याद रखें, हमेशा महफिल में, तन्हाई में अपनी फैमिली का पहले साथ दीजिए, उनकी हाँ में हाँ मिलाना सीखिए, इसलिए कि दैट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम। आपको अगर एतराज़ भी है तो उस वक्त एतराज़ ना करें। और दूसरी बात, एक और बात, मेरा 9th पॉइंट ये है कि जब एक पार्टनर दूसरा पार्टनर से बात करता है, लाइफ पार्टनर, तो हमेशा सब चीज़ों को साइड पे रखें। अगर आप टीवी देख रहे हैं, टीवी को थोड़ा सा वॉल्यूम लो कर दीजिए। अगर आप फ़ोन पर हैं, फ़ोन को साइड पे रख दीजिए। अगर अटेंशन आप नहीं देंगे तो यकीन कीजिए कि ये भी बहुत बड़ी ख़राबी पैदा करता है रिलेशन में। अगर आप अटेंशन नहीं देंगे अपने पार्टनर को, फिर वो अटेंशन कहीं और से हासिल कर लेगा, फिर शिकायत नहीं कीजिएगा। अगर आपके हस्बैंड किसी पड़ोसन के चक्कर में पड़ गए तो रीज़न यही हो सकता है, मेन रीज़न ये होता है कि आपने उसे अटेंशन नहीं दिया। तो जब आपका पार्टनर, चाहे वो वाइफ है आपकी या चाहे आपके हस्बैंड है, बात कर रहे हो तो हर चीज़ साइड पे होनी चाहिए, किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आपने शौहरों को देखा है, अखबार पढ़ रहे, बीवी बोले जा रही है, नहीं सुन रहे, फिर गुस्से में बीवी चली जाती है, लेकिन वो बात ख़त्म नहीं हो जाती। बीवी को एक चीज़ का एहसास हो जाता है कि ये मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है, फिर बहुत से मसले पैदा होते हैं। बीवी बात कर रही है अपने बच्चे के बारे में और वो शौहर सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, बीवी की आदत है बकबक करते रहना, वो नहीं सुन रहा है। नतीजा क्या होता है कि बच्चा जब वो कर गुजरता है तब बीवी कहती है मैंने तो आपको इशारा दिया था, आप मेरी बात ही नहीं सुनते, आप अपने फ़ोन पे लगे हुए होते, आप टीवी देख रहे होते या आप अखबार पढ़ रहे होते, फिर अब उसके बाद रोने से क्या फ़ायदा है। तो हमेशा एक दूसरे की बात अटेंशन से सुने, एक दूसरे को अटेंशन दें और किसी को भी फॉर ग्रांटेड ना लें और कंपेयर ना करें। कभी अपनी बीवी को अपनी बहन के साथ, अपनी बहन को अपनी भाभी के साथ, भाभी को देवरानी को जेठानी के साथ, इस तरह कंपैरिजन कभी ना करें, इसलिए कि हर इंसान की सोच अपनी होती है, अपने वैल्यूज़ होते हैं, सब कुछ होता है। तो उसको समझने की, उस इंसान को उसके राब्ते से समझने की कोशिश करें।
उसे कंपेयर करके जलील ना करें कि तुम्हें तो चल खाना पकाना ही नहीं आता, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता, देखो वो मेरी बहन कितना अच्छा खाना पकाती थी, मेरी माँ कितना अच्छा खाना पकाती थी। ये सब चीज़ें बहुत बिटरनेस पैदा करती है। हमेशा अगर आपको खाना उनका नहीं पसंद आता तो उसे ये करें कि गिफ्ट में उसे कुकिंग रेसिपी की बुक ला के दे दें। इससे उसको ये लगेगा कि आप उसे कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि आप उसको इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपने खाने में कुछ जदीद चीज़ें लाए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे इतना बेकार खाना बनाती हो, मेरी माँ का खाना तुमने खाया होता, मेरी बहन कितना अच्छा बनाती है, मेरी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है, ये आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं। ये हस्बैंड के लिए भी है और वाइफ के लिए भी है। वाइफ के लिए भी कभी ये कंपेयर ना करें। मैं देखा है वो सामने वाला पड़ोसी कितनी बड़ी गाड़ी खरीद के लाए, उसकी पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा इनकम है, तुम्हारी इनकम क्यों इतनी कम है। ये दोनों के लिए है कि कभी कंपैरिजन ना करें, डोंट कंपेयर। और सबसे आखिरी जो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में सब्र से सुने एक दूसरे की बात, सब्र से बात करें। एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करना है या गुस्से होना है या कुछ, इस बातों का हल नहीं है। ये आपको मजबूर कर देगी। ऐसे अगर ऐसी आदतें आपकी रही और अक्खड़पन रहा कि आपने दूसरे की बात सुननी ही नहीं है अपने पार्टनर की, चाहे वो बीवी है चाहे शौहर है, अगर आपने सुननी ही नहीं है तो फिर ये इतनी मुश्किल खड़ी कर देगा कि आपको भी मैरिज काउंसलर के पास जाना पड़ेगा, या फिर नतीजा ये होगा आपकी बीवी आपसे डाइवोर्स मांग रही होगी या आप उसको डाइवोर्स दे रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने अभी तो फ़िलहाल कंपैटिबिलिटी पे बात की। कंपैटिबिलिटी कहीं नहीं होती, किसी इंसान में नहीं होती। एक दूसरे का चाहे कितना ही हॉरोस्कोप सेम हो या फिर कंपैटिबल कहा जाए, हॉरोस्कोप में कहा जाता है ये हॉरोस्कोप आपसे कंपैटिबल है, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप दूसरे इंसान को हल्का लें, अंडर एस्टिमेट करें, डिग्रेड करें। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, ये बहुत सुनहरी फार्मूला है, सोफिया के सुनहरी फार्मूले अपनी मैरिज लाइफ को खुशहाल हैप्पी बनाने के। तो बाकी मैं नेक्स्ट टाइम पे कोशिश करूँगी बिज़नेस पार्टनरशिप पे ज़रूर गौर करूँ। बिज़नेस पार्टनरशिप और ये दूसरी किस्म की जो बिज़नेस और जो वर्क पार्टनरशिप होती है, उसमें किस तरह आप कामयाब रहें कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए और आप किस तरह उसमें सक्सेसफुल रह सकते हैं, उस पर बात करूँगी। आज मेरे फैमिली रिलेशन पे ही बात थी। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपने जो है ना वो रोशनी डाली मियाँ बीवी के रिलेशंस पे और कंपैटिबिलिटी पे और दूसरी चीज़ों पे। और सबसे पहला जो आपने फार्मूला बताया रिस्पेक्ट का, नहीं कंपैटिबिलिटी पे एक और बात करनी है। देखिए ना, अगर आप कहते हैं कि बिजनेस वो मैरिज का में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कि ये हमारे मिजाज की अगर लड़की मिल जाए तो हमारी शादी कामयाब रहेगी। अब ये बताएं, अगर मिजाज सेम हुआ, पता चला दोनों को ही सफाई का शौक है, किसी को पकाने का शौक नहीं है, तो फिर आप तो भूखे बैठे रह जाएंगे ना। तो एक को ये होना चाहिए, एक को आग होना चाहिए, एक को पानी होना चाहिए, ताकि आग लगे घर में तो पानी उसे बुझा सके। भाई आपका पहले जो आपने बताया उसका पहला फार्मूला सुन के, यानी कि सबसे पहले जो आपने बताया रिस्पेक्ट, तो रिस्पेक्ट वाली बात सुन के हमारे सामीन में से कोई खातून उठी और उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा, देखिए जी सोफिया जी ने कहा है कि आज रिस्पेक्ट किया करें एक दूसरे की। तो फ़र्ज़ करो अगर मैं तुम्हारी हर बात मानूं और समझूं, रिस्पेक्ट करूं, तो शौहर जो है ना वो हंसते हंसते ज़मीन पे गिर गया। बीवी ने बोला क्या हुआ, रिस्पेक्ट करना की बात कर रही हूँ, आपकी हर बात मानने की बात कर रही हूँ। तो शौहर ने बोला मुझसे तो ये फ़र्ज़ ही नहीं हो रहा है। आप हंसी नहीं है, मैं खैर आपकी बात को जोक के तौर पे नहीं उड़ाने की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करने की जो आपने बात की और बाकी जो फार्मूले बताए। 8474751590। जी सामीन, अगर आपको कोई कमेंट्स करना हो तो आप कॉल कर सकते हैं 8474751590। और जब तक आपके जहन में कोई बात आ रही है इससे मुतालिक, मैं एक कमर्शियल ब्रेक ले लूँ, फिर कुछ थोड़ी पॉलिटिकल बातें मैं करूँगा। साबरी निहारी शुरू से अब तक खानों का एक जैसा मेयार साबरी निहारी ने रखा है बरकरार। साबरी निहारी फाइन डाइनिंग का शाकार, पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तानी खानों का लुत्फ उठाएं जब भी अच्छे खाने का दिल चाहे। साबरी निहारी चले, इनका एड्रेस है 2500 वेस्ट वन एवेन्यू, शिकागो, इलिनॉय। कैटरिंग या रिजर्वेशन के लिए कॉल करें 7734653272 या उनकी वेबसाइट विजिट करें www.sabrinihari.com। सोनी दत्ती और अनर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तो मैं प्रोग्राम बहुत सुन ही नहीं सका, मेरे मेहमानों ने बड़ा डिस्टर्ब किया मुझे आज। पता नहीं आपने मेरा गाना लगाया कि नहीं लगाया, ये भी नहीं मुझे पता। ओह माय गॉड, लगा के सुना भी दिया आपका पंजाबी गाना। हाँ बिल्कुल लगाया था। आप YouTube पे जाके देख लेना ना।
अच्छा अच्छा, हाँ तो अभी मैंने आपकी ये 10 नुकात सुन रहा था, जी जी। 10 तो ये तो आपने बड़े लंबे चौड़े बता। मैं सिर्फ आपको खुशहाल मैरिज लाइफ गुजारने का सिर्फ शॉर्टकट एक ही बता तरीका दें। बता जी, देता जी, हूँ, जी अगर वो मर्द अपना ले ना तो हमेशा उसकी लाइफ खुश रहेगी। जी। और वो तरीका ये है हाँ में हाँ मिलाएं। कि अपनी सास की इज्जत करे ओह माय गॉड। और अपनी सालियों और सालों की इज्जत करे, उनको अपने सर पे चढ़ा ले, तो भी बड़ी खुश रहेगी। और अगर साली साला ना हो तो तो सास की और खिदमत सास भी करे, इंतकाल फरमा चुकी हो तो क्या करे, फिर किसकी इज्जत करे? फिर बीवी की हाँ में हाँ मिलाए, हाँ फिर बीवी की हाँ में हाँ मिलाए। बीवी जो भी कर रही है, अच्छा खाना पका रही है, वाह वाह करे उसको। नहीं, मैंने समझे कहा ना? ना पकाने के अच्छा नुक्कड़ खाना तो नहीं, कर बुरा सकते। खाना भी पका रही है तो वाह वाह करें। बुरा खाना भी पकाए तो कहे वाह वाह क्या खूब अच्छा खाना पकाया, समझे ना? बिल्कुल। ये मुझे अच्छी तरह याद है कि एक हमारे रिश्ते के भाई होते थे, हम उनके घर गए, उनकी बीवी को खाना पकाना नहीं, ऐसी पतली पतली दाल दे दी, हम लोगों से खाया नहीं जा रहा, हम अपनी अम्मा की मुंह देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, और उनके मियाँ कह रहे हैं वाह, अरे वाह। वाह बेगम वाह, क्या 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 मजेदार दाल पकाई। अच्छा, यार अच्छा उन्होंने सीक्रेट सीख लिया था। आपकी इस बात के बाद मुझे 2 नुक्ते और याद आ गए, वो मैं अभी बताऊंगी। तो भाई मैं तो ये समझता हूँ कि बेहतरीन लाइफ गुजारने का वाहिद तरीका यही है कि बीवी की अम्मा की खूब तारीफें करो, सबसे ना उसकी रिस्पेक्ट करो, आपकी जिंदगी खुशहाल गुजरेगी। बिल्कुल जबरदस्त फार्मूला बताया है मुश्ताक भाई, बिल्कुल। जी, आप तो रेडियो के लव गुरु हो गए। जी, मेरे को 2 और बहुत बातें याद शुक्रिया। हुई। एक और बात जो मैं भूल गई कि कभी भी किसी रात को भी झगड़े को ख़त्म किए बगैर ना सोएं, इसलिए कि अगर रात गुजर गई ना तो एक दूसरे के जहन में ऐसे बुरे बुरे ख्यालात आएंगे और बहुत सी प्लानिंग भी हो जाएगी रात को। तो कभी भी रात को लड़ाई ख़त्म किए बगैर ना सोएं, बिल्कुल भी ना सोएं। और दूसरा मैं भी 1 मिनट में बताती हूँ। सोनी धरती और अनैर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये तो मेहमानों को भगाने का सबसे आसान तरीका है। क्या पतली दाल बना लें? नहीं, बीवी के खाने की तारीफ करना जबकि खाना बहुत खराब हो तो। अच्छा मैं समझो पतली दाल बना लें। समझ जाए कि भाई आइंदा इधर आना नहीं है, यहाँ यही मिलेगा। हाँ, तो हो सकता है मियाँ बीवी इस बात में मिले हुए हों, वो जानबूझकर इसने बुरा बनाया। हाँ, जानबूझ के करें यहाँ पे, चलो आइंदा ये आए नहीं इधर। जी हाँ, ये भी बोला गया ना, फ्रेंडशिप होनी चाहिए तभी ये तो आपने मियाँ तो बीवी करेंगे वही ऐसा। लतीफे वाली बात कर दी कि वो दाल गिर गई। मुर्गी गिरा देना, फिर दाल ले आना, बोले असल में दाल ही गिर गई। कुछ खिलाओ नहीं मेहमानों को। जबरदस्त। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। ये कमर्शियल ब्रेक पे था। अगर आपको कोई राय देनी है तो आप देते रहे। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी। अनमोल मीट एंड ग्रोसरी ना सिर्फ एक अनमोल ग्रोसरी स्टोर है बल्कि 100% ताज़ा ज़ेब हलाल गोश्त का मरकज़ भी है, जहाँ रोज़ाना ताज़ा गोश्त उनके अपने किंग्समैन स्लॉटर हाउस से अशरफ पटेल की ज़ेर निगरानी ज़िबा होकर अनमोल ग्रोसरी आता है। शहरी अबोर शिकागो से तस्दीक शुजाएँ, फ्रेश पकाएँ फ्रेश खाएँ। अनमोल से ग्रोसरी और गोश्त लाएँ। उनका एड्रेस है 2753 वेस्ट वन एवेन्यू शिकागो। रोज़ाना सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इनका फ़ोन नंबर है 8722083373। विंग जोन यमी ज़बी अला ओरिजिनल और बोनलेस विंग्स एंड बर्गर लंच स्पेशल रोज़ाना 11 बजे से 4 बजे तक होता है इनके पास। $5.99 में बर्गर, विंग्स, फ्राइज, फाउंटेन ड्रिंक। 65 सेंट्स का विंग्स पीर और बुध को शाम 6 बजे से क्लोजिंग तक होता है। इनकी 3 लोकेशंस हो गई हैं। विंग जोन की ओरिजिनल लोकेशन 2115 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स में, जो इसका फ़ोन नंबर है 6306352280। स्कोकी में दूसरी ब्रांच है इनकी 3612 वेस्ट टूही, और लंबार्ड में तीसरी ब्रांच इनकी अभी खुली है 413 ईस्ट रूजवेल रोड लंबार्ड। इसका फ़ोन नंबर है 6305990477। आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग। सारे शहर में घूम के देख लें, आपको आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग जैसे प्राइस कहीं नहीं मिलेंगे और आपकी तलाश यहीं पर आकर ख़त्म होगी, क्योंकि ये मेहनत ज़्यादा करते हैं, प्रॉफिट कम रखते हैं। यहाँ पे रविंदर सिंह रवि होते हैं। 7739880348 इनका फ़ोन नंबर है, और इनका ये लोकेटेड है 6346 नॉर्थ क्लेमॉन्ट और डिवान के कॉर्नर पर हैं। अपनी किसी भी कारपेटिंग नीड्स के लिए आर के कारपेट्स एंड फ्लोरिंग को याद रखें। किंग्समैन स्लॉटर हाउस, हलाल ट्रांजैक्शन ऑफ यूएसए, सदका हकीका कुर्बानी। अपनी किसी तकरीब के लिए ताज़ा अपनी निगरानी में बकरे ज़िबा कराएं या खुद ये फरीज़ अंजाम दें। अशरफ पटेल साहब की निगरानी में ज़िबा कराएं। पूरी फैमिली के साथ किंग्समैन स्लॉटर हाउस आएँ, पिकनिक भी मनाएं, ताज़ा बकरे का गोश्त भी अपने साथ लेके जाएँ। अब तो छुट्टियां भी आ रही हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली हैं, समर वेकेशन शुरू हो रही है, तो पिकनिक के लिए अगर आप किंग्समैन स्लॉटर हाउस जाएँ, वहाँ से बकरा भी लाएं, पूरे हफ्ते जो है ना वो एंजॉय करें। और सबसे जो अहम बात है, रिटेल और होलसेल से भी कम कीमत में मिल जाएगा। 6260 साउथ किंग्समैन रोड, किंग्समैन इलिनॉय,
मंडे थ्रू फ्राइडे खुले रहते हैं सुबह 7 बजे से 3:30 बजे तक। इनका फ़ोन नंबर है 773-610-4995। सुपर गिफ्ट एंड ग्रोसरी जो लोकेटेड है 2305 वेस्ट वान एवेन्यू शिकागो, यहाँ पे होते हैं शिकागो के पान स्पेशलिस्ट मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन भाई। यहाँ पान, फ़ोन कार्ड्स, पान के पत्ते होलसेल में चाहिए या अपने किसी भी तकरीब में पान की कैटरिंग करानी हो तो इफ्तिखार भाई कोई मौका दें, इनसे अच्छा पान कोई नहीं लगाता शिकागो में। 773-817-9791 ये नंबर लिख के रख लें। इटालियन एक्सप्रेस ने ख़वातीन को वीकेंड पर खाना पकाने की छुट्टी दे रखी है क्योंकि जुम्मा हफ्ता और इतवार को बफ़े लगाते हैं दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक। अब ये बफ़े लगाएंगे इफ्तारी पे। जी हाँ, इफ्तारी में बफ़े लगे हुए होंगे। इसमें 24 से ज़्यादा रिवायती इंडियन पाकिस्तानी खाने होते हैं, ग्रिल्ड आइटम्स होते हैं। पूरी फैमिली के साथ वीकेंड का लुत्फ़ उठाएँ और रमज़ानों का भी लुत्फ़ उठाएँ, जाके वहाँ पे इफ्तारी भी करें खूब बफ़े में। 2041 ब्लूमिंगडेल रोड ग्लेंडल हाइट्स में लोकेटेड है। इनका फ़ोन नंबर है इटालियन एक्सप्रेस का ग्लेंडल हाइट का 6305397600। जो भी आपको मालूमात करनी हो बफ़े से मुताल्लिक़, कोई भी चीज़ से, टाइमिंग से मुताल्लिक़ है। तो ये तो थे हमारा कमर्शियल ब्रेक। जी सोफी, आप कुछ कोई पॉइंट ऐड करना चाह रही थी कुछ? हाँ, मेरा एक पॉइंट ये था कि इफ़ देयर इज़ अ फाइट और आर्ग्यूमेंट लेट योर पार्टनर विंस। यानी कभी भी लड़ाई होती है तो ये ना कोशिश करें कि आप उस लड़ाई में आप ही जीतें, कोशिश करें कि वो जीत जाए, खुश हो ले सामने वाले पार्टनर को खुश करके आपके बाकी दिन भी अच्छे गुजरेंगे। तो फिर हम ये समझेंगे हमारी हार हो गई। नहीं, और हारना कोई नहीं चाहता। अना अगर बीच में रही तो वो पार्टनरशिप रही नहीं, ये वो सारे दोस्ती भी नहीं रही। सारे रिश्ते जो ब्रेक होते हैं ना वो अना की आड़ में होते हैं। हाँ, तो अना बीच में ना रखें ना। अगर आपको अपनी शादी कामयाब रखनी है तो अना को बीच में ना रखें। मैंने तभी तो कहा कि फ्रेंडशिप होनी चाहिए और फ्रेंडशिप में कभी अना नहीं होती, कभी दो दोस्तों के दरमियान कोई अना नहीं होती। अगर अना हो तो वो अच्छी दोस्ती नहीं कहलाती। सोनी धरती और अनर, आपके कहने का मतलब है अगर वो थप्पड़ मारने आ रहा हो तो उसके हाथ में डंडा दे दें। अरे ये तो मैं नहीं कहा। हाथापाई कहाँ होती है? हाथापाई से पहले ही बातें खत्म हो जाती है, झगड़े होते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और तलाक खत्म होती है। हाथापाई तो हर रात को होती है और सुबह उठ के फिर वही गाना गाना पड़ता है, मैं मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। जब वो माफी मांगता है। ये आप अपनी कुछ लाइफ स्टोरी बता रहे लगता है। चले, ओके, थैंक यू। चलें बात करते हैं। मेरे ख्याल है सिर्फ अब थोड़ा सा टाइम रह गया। मैं गुज़िश्ता 2-3 वीक से जो है ना जिस खबर पे बात करने के लिए टाइम मांग रहा था, टाइम ख़त्म हो जा रहा था, आज मुझे टाइम मिल गया है। पिछले दिनों एक ख़बर नज़र से गुजरी सामीन, वो ये कि उसामा बिन लादेन की यमनी बीवी अमल अल सादा ने एक सऊदी अरब के अखबार अक्स को इंटरव्यू देते हुए ऐसे इंकशाफात किए कि दिल अब ये बात मानने को तैयार हो गया है कि एबटाबाद ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन ही हलाक हुए थे। और उनका इंटरव्यू साबित कर रहा है कि ये ऑपरेशन अमेरिका और पाकिस्तान के फ़ौजियों ने मिलकर किया था, मगर दोनों हुकूमतों ने मिलकर कितना बड़ा ड्रामा रचाया और जाहिर ये किया कि इस ऑपरेशन की पाकिस्तान को ख़बर नहीं थी। अचानक अफ़गानिस्तान से नेवी सील से भरा एक कोबरा हेलीकॉप्टर आया और उसामा को मारकर लाश लेके चला गया। उसामा की बीवी ने अमल जो है उसने इंटरव्यू में कहा कि ये बात गलत है, उस वक्त मैं उसामा के साथ थी। ये अभी इन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू दिया अखबार अक्स को सऊदी अरब के, कि मैं उस वक्त उनके साथ थी। एबटाबाद वाले घर पर अचानक हमला अमरीकी और पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मिलकर किया था। अब जो आई विटनेस है उससे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता होगा ना। वो आई विटनेस वहाँ पे उस वक्त मौजूद थी और वो आपने उस वक्त भी देखा था कि वो बच के निकली थी, उसको निकाल के ले गए थे, फिर वो पाकिस्तानी लोगों के पास रही, फिर उसको सऊदी अरब भेज दिया गया। तो वो कह रही है कि ये हमला मिलके अमरीकी और पाकिस्तानी फ़ौजियों ने जो है ना किया था। मतलब वो आंखों देखा हाल बताती है कि हमला आवर पाकिस्तानी फ़ौजी और अमरीकी फ़ौजी बड़ी तादाद में आए थे। उन्होंने चारों तरफ से घर को घेर लिया था और सारे इलाके को भी घेरे में ले लिया था। हेलीकॉप्टर से उतरकर फ़ौजी बड़ी तेज़ी से घर की चारदीवारी में दाखिल हुए। हेलीकॉप्टर की आवाज़ से उसामा और इसके साथियों की आँख खुल गई। उसामा ने हथियार उठाकर खिड़की से उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अचानक एक गोली आकर उनके सर पे लगी और फ़ौरन ही गिरकर अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। ये उसमें अपने इंटरव्यू में बता रही है ना अमल अल सादे, जो उसकी यमनी बीवी थी। अब इससे आगे की बात उनके इंटरव्यू की बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये सीक्रेट भी रिवील करती है कि उनकी यानी उसामा की लाश को दिखाया क्यों नहीं गया, जिसकी वजह से सारे शकूक व शुबहात पैदा हुए। अमल अपने इंटरव्यू में कहती है कि जब अमरीकी फ़ौजी कमरे में दाखिल हुए तो उसामा जो है ना वो मर चुके थे
वो फ़ौरन लाश को लेके हेलीकॉप्टर की तरफ चले गए, क्योंकि अभी उसने बात की थी ना कि वो एक सीधी गोली उसके सर पे बीच में लगी आके, जिससे जब वो दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुए तो वो मर चुके थे। तो फ़ौरन लाश को लेके हेलीकॉप्टर की तरफ चले गए। अमरीकी मेरीन्स के कुछ अफसर हेलीकॉप्टर में सवार थे और उन्होंने जल्दी से हेलीकॉप्टर को उड़ाया, मगर हेलीकॉप्टर उड़ने के कुछ मिनट बाद ही धमाके से तबाह हो गया और इसमें कुछ बाकी नहीं बचा। इस हेलीकॉप्टर में सवार सब अफराद और उसामा बिन लादेन की लाश के चिथड़े उड़ गए और हेलीकॉप्टर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। सदर ओबामा ये सारी कार्रवाई वाइट हाउस में बराह रास्त देख रहे थे। हेलीकॉप्टर के धमाके से तबाह होने की वजह से उनके चेहरे पे खौफ और हैरत के असरात नुमाया थे। वो लाश को सही सलामत लेकर जाना चाहते थे ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि उन्होंने उसामा को मार दिया, मगर अल्लाह की मर्ज़ी से ऐसा नहीं हो सका और उन्हें प्लान बी पे अमल करना पड़ा, यानी उसामा की लाश को समंदर में बहाने का ड्रामा रचाना पड़ा। और इस तरह सामीन दुनिया की राय उसामा बिन लादेन की किलिंग पर डिवाइड हो गई, मगर आखिर उसामा की बीवी ने इतने साल चुप रहने के बाद इस राज से पर्दा उठा ही दिया। इसी तरह दुनिया में होने वाली बहुत सी बातों के मुतालिक सामीन कुछ लोग हकीकत से सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं, मगर सच्चाई बताते हुए या तो वो डरते हैं या फिर उनका मुंह बंद करने की भारी कीमत अदा की जाती है। उसामा के मर जाने से एक और सच्चाई की हकीकत हमेशा के लिए दफन हो गई कि आखिर 9/11 की हकीकत क्या थी, ये भी दफन हो गई ना, और उसामा ने क्यों इस कार्रवाई की जिम्मेदारी को कबूल किया था और ये राज हमेशा के लिए राजी रह गया। एक तरफ तमाम हक़ाइक़ की जंजीरों को कड़ियों को जोड़ा जाए तो ये CIA की कार्रवाई लगती है, तो दूसरी तरफ उसामा बिन लादेन ने क्लियरली 9/11 अपने साथियों की मदद से करवाने की जिम्मेदारी कबूल की। अब दोनों बातें तो सच नहीं हो सकती, या तो वो CIA वाली बात सही है या उसामा बिन लादेन वाली जो बता रहे हैं वो सही है। दोनों बातें सच नहीं हो सकती, मगर दोनों का आपस में लिंक ज़रूर हो सकता है। उसामा बिन लादेन को 9/11 के बाद इतने साल ज़िंदा रहने का मौका मिला, मगर उन्होंने क्यों आलम इस्लाम को सच्चाई नहीं बताई और 9/11 के बाद आलम इस्लाम पे इतना बड़ा फितना खड़ा हुआ, उसका ज़िम्मेदार कौन था, उसामा बिन लादेन या अमरीकी CIA या दोनों? ये सच्चाई हमेशा के लिए दफन हो गई। हम लोग हक़ाइक़ की रोशनी में सच तलाश करते रहते हैं। अभी हाल ही में न्यूज़ वीक ने जो है ना वो ब्रूस राइडल का एक आर्टिकल शाया किया जिसमें ब्रूस ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने उसामा के राइट हैंड एमन अल ज़हरवी को कराची में स्पॉट किया गया है। ब्रूस राइडल जो है ना वो CIA एजेंट भी रह चुके हैं और अमेरिका के 4 मुख्तलिफ प्रेसिडेंट के साथ साउथ एशिया के अमूर पर जो है ना वो एडवाइज़र भी रहे। ब्रूस राइडल का हालिया इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पे कोई बम गिराने या बदनाम करने की कड़ी हो सकता है, जैसे उसामा की पाकिस्तान में हलाकत कई सालों तक मीडिया में बदनामी का बाइस बनी रही और इसकी आड़ में अमरीकी तजिया निगारों ने पाकिस्तान पर न जाने क्या क्या इल्ज़ामात लगाए। हालांकि ये सब कुछ अमरीकी करते भी खुद हैं, यानी अलकायदा और ISIS का मौजूद मुर्शिद खुद अमरीका ही है, मगर हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगा के खुद मासूम बन जाते हैं। ये बात, ये हकीकत सब कुछ जानते हैं। वो मेरे उसमें से एक वीडियो जो है ना निकालनी है मुझे, आप एक वीडियो देती हैं, मैं अपने सुनने वालों को वीडियो असल में जो है ना वो सुनाना चाहता हूँ कि ये बात जो है ना वो जिस ISIS किसने बनाई है या जो है ना वो अलकायदा किसने बनाई है, ये हमेशा ये लोग बोलते रहे, जबकि सदारती मुहिम में भी ये बात जो है ना वो क्लियरली उसने डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोली थी। जी कॉल ने, मैं जब तक ये वीडियो तलाश करता हूँ एक मिनट। सोनी देती और अनैर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वो जमीनी हकायक और कुछ जो है वो एविडेंस मैं बोलना चाह रहा था। जी बोलें, बिल्कुल बोलने चाहिए तो, क्योंकि उसामा बिन लादेन की हलाकत से पहले जो है, ऑपरेशन से पहले जी वहाँ के जो बड़े बड़े दरख्त है उनको काट के छोटा किया गया था ताकि हेलीकॉप्टर्स की जो है परवाज में जो है कोई दिक्कत ना पेश आए और ऑपरेशन जो है ना इजीली स्मूथली हो जाए। बिल्कुल सही। तो उसका कोई वजह नहीं बयान की गई कि भाई ये दरख्त जो है क्यों काटे जा रहे हैं और जगह क्यों बनाई जा रही है। और बहरहाल वहाँ के रहने वालों ने तो दूसरे दिन बयान दिया था कि भाई हमने तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। तो वो जो हेलीकॉप्टर जो धमाके से फटा, मेरे ख्याल में तो उसमें कोई हकायक नहीं है। नहीं वो तो उसकी बाकायदा वीडियो मौजूद है, उसकी वीडियो मौजूद है, बाकायदा एविडेंस के तौर पे उसकी वीडियो मौजूद है हेलीकॉप्टर के तबाह होने की।
वो तो आपको पता है, पता नहीं छोटे छोटे खिलौनों से कौन कौन सी आजकल मूवियां बनाई जा रही हैं। लेकिन ये देखें, इस हकायक को मैं भी नहीं मानता था और कोई भी नहीं मानता था, इसलिए कि उसकी लाश को दिखाया नहीं गया। नहीं, हेलीकॉप्टर कैसे वो जल्दी में उड़ा तो उसकी जो है ना वो उसके पर टकरा गए और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। ये बात है। गैर आबाद इलाका तो था नहीं, वो आबादी वाला इलाका था, वो सारी दुनिया रहती है। आबादी वाला इलाका जरूर था, लेकिन इस ऑपरेशन से पहले उस आबादी वाले इलाके को खाली करा लिया गया था और ये खाली कराने का काम पाकिस्तानी फौजियों ने किया था वहां पे। इसलिए और ये ऑपरेशन मिलके पाकिस्तानी फौजियों और अमेरिकी फौजियों ने मिलके किया था ऑपरेशन। लेकिन पाकिस्तान हमेशा डिनाई करता रहा इस बात को कि वो ऑपरेशन में साथ नहीं था और ये पॉसिबल ही नहीं था कि जो है ना वो अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर वहां से अफगानिस्तान की सरहद से उड़ के जो है ना एबटाबाद में आ जाता और उसको एक गोली भी नहीं लगी, किसी ने एक फायर भी नहीं किया, किसी पाकिस्तान के किसी फिजाइया ने भी उस हेलीकॉप्टर को नहीं गिरा। ये मुमकिन ही नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो मिलके जॉइंट ऑपरेशन था। लेकिन उसकी वजह ये मैं आपको बता दूं कि उसने पाकिस्तान ने उसमें जॉइंट ऑपरेशन की हामी क्यों नहीं भरी। वो इसलिए नहीं भरी कि उनको जो है रिटालिएशन का खतरा था कि पाकिस्तान पे रिटालिएशन से ज्यादा उनको भारी कीमत पर अदा की गई थी। हाँ, जरदारी भाई थे वो जरदारी भाई थे, उन्होंने कीमत तो ली थी, लेकिन अमेरिकन से ये बोला था कि आप इस बात को डिनाई कर दें, इसलिए कि अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हम इस फौजी ऑपरेशन में शामिल थे तो हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम भी हो जाए। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान को फायदा था। हाँ यार, ये बात भी सही है कि हम इस बात को डिनाई कर दें और दूसरा हमें इसके बाद के पैसे भी मिल रहे हैं। चले मैं एक वीडियो सुनाता हूँ, मैं आपको एक जो है ना वो एक ऑडियो सुनाता हूँ। जैसे कि हमें ये सब बातें पता है कि आईसिस का मौजूद कहने, जब आप हिलरी क्लिंटन की किताब पढ़ लें जो है ना वो हार्ड चॉइसेस, उसमें साफ उसने लिखा है कि जो है ना वो आईसिस हमने बनाई थी और हमें ये अनाउंसमेंट भी करने वाले थे कि जो है ना ये बातें जो है ना वो आगे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और हम अनाउंसमेंट नहीं कर पाए। इसी तरह अलकायदा जो हमें इतने इल्ज़ाम दिए जाते रहते हैं, ये सारी चीज़ें शवाहिद के तौर पर मौजूद हैं। हम क्यों नहीं इन शवाहिद को जो है ना वो देख के इस बात को समझते हैं। ये लीजिए आप सुनिए, हिलरी क्लिंटन इस बात का इकरार कर रही हैं अपनी ज़बान में कि वो हमने ही जो है ना तालिबान बनाए थे। Fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. जी सामिन, ये आपने सुना कि इस वीडियो में ये क्लियरली इस बात का इतराफ़ कर रही हैं हिलरी क्लिंटन अपनी ज़बान में। ये कोई सीक्रेट वीडियो नहीं है, कोई वो नहीं है। ये CNN ने एक ज़माने में चलाई थी और मैंने वहीं से इसकी क्लिप ली है। तो ये सब चीज़ें, ये इनके पीछे बिहाइंड ये सब लोग मौजूद हैं। आईसिस भी बनाने का इतराफ़ कई बार कर चुकी हैं, अपनी किताब में भी लिख चुकी हैं कि हमने बनाई थी। ये तालिबान को भी बनाने का भी इकरार कर चुकी हैं। फिर भी हम बोलते हैं कि हमारे जो है ना वो मुस्लिम रेडिकलाइज हो गए। बोलते नहीं है बल्कि हम ये समझते हैं, जबकि ये सब चीज़ें क्रिएट की गई हैं। ये एक तरह से जो है ना ये आईसिस या जो तालिबान थे, इन लोगों को एक तरह से ये जॉब प्रोवाइड की गई थी कि भाई ये काम तुम लोगों को करना है। जैसे किराए के कातिल होते हैं ना, वो ये तुम लोग इनको मारना है और ये इसको मारने के हम वी फंडेड फॉर इट, हमने इनको इसके पैसे दिए थे। तो पैसे के लिए सब काम उन्होंने किए
और फिर भी हम जो है ना वो इस दहशतगर्दी की जंग में बड़े मासूम बन गए और पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा फिरा के इन सारी बातों को अपने सर लेते रहे कि हम मुस्लिम ऐसे नहीं हैं, हम बहुत अमन पसंद हैं, हमने कुरान की जो है ना वो आयतें सुना दी, हमने कुरान के हवाले दे दिए। ओ भाई, ये सब हवाले देने की ज़रूरत नहीं है, ये एक साजिश रचाई गई, बनाया गया और हम उसमें इसलिए शामिल हो गए, दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर शामिल हो गए कि भाई ठीक है, गरीब आदमी है, पैसे मिल रहे हैं, हम शामिल हो गए। हमें क्या पता था कि ये बाद में जाके इतना बड़ा हवा खड़ा हो जाएगा पूरी। अब जितनी जो है ना वो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं दुनिया में, वो मुसलमानों की दहशतगर्दी पे बात होती है। भाई मुसलमान दहशतगर्द ना पहले कभी थे, ना हैं, ना होंगे। ये सब एक जॉब्स हैं जो क्रिएट की गई हैं। जैसे कि आपने देखा था ना कि वो इराक में जो है ना वो इराकी लोगों को मारने के लिए जो है ना वो एक बहुत ही बदनाम ज़माना जिसे कहते थे, क्या सिक्योरिटी एजेंसी कायम की गई थी, जी सिक्योरिटी के शायद नाम था उसका, जी सिक्योरिटी, जी हाँ, जी सिक्योरिटी के ब्लैक वाटर भी कहते थे उसको, ब्लैक वाटर के नाम से। यानी कि वो किराए के कातिल थे, उसमें सब मुसलमान भी थे, दूसरे क्रिश्चियन भी थे, जो जिसको भी वो जॉब चाहिए थी ले ले भाई, जॉब ले ले। जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी में जॉब मिलती है ना, इसी तरह वो जॉब दे दी उनको और उन्होंने जो मारधाड़ शुरू की इराक में, वहाँ जो है ना वो अमरीकी फ़ौजी भी मार रहे हैं और वो जी सिक्योरिटी ब्लैक वाटर भी मार रहे हैं। तो इसी तरह ये ना ये सारा खेल यानी दहशतगर्दी का खेल इसलिए ख़त्म नहीं हो रहा है कि इसकी आड़ में यानी दहशतगर्दी की आड़ में जंग को जारी रखना और अमेरिका जो है ना वो अपने मर्ज़ी की जो है ना ठेकेदारी कायम कर सके इस सारी चीज़ों की आड़ में। तो हमें जो है ना अपोलोजाइज़ होने की, एक्सक्यूज़ करने की या वो करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारा मज़हब जो है हमेशा से अमन पसंद था और अमन पसंद ही रहेगा। ये सब इन लोगों के की हुई चीज़ें हैं जिसको हम इतना सीरियस लेके एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, अपोलोजाइज़ करते रहते हैं। वी डोंट नीड टू बी डू दैट। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो सदारत संभालने के बाद सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का किया है ना। हैरत की बात, आई मीन या मुझे पता नहीं लोगों को इस पर हैरत हुई है या नहीं, लेकिन मुझे हैरत हुई है। एज ए तजिया निगार अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की सदारती मुहिम को देखूं तो सारी मुहिम में मुसलमान दुश्मनी पे मबनी थे। वो अमरीकी अवाम से वादा भी करते रहे कि अब वो मुसलमानों को अमेरिका नहीं आने देंगे, मुसलमान मुल्कों के लोगों पर दाखिले की पाबंदी लगा देंगे, इस्लाम मुखालिफ बयानबाजी की, यहाँ तक कि सऊदी अरब को भी निशाना बनाते हुए कहा कि हम सऊदी अरब की सिक्योरिटी पे भारी रकम खर्च कर रहे हैं और वो अमेरिका से अच्छी तरीके से पेश नहीं आ रहा है। मगर अब जो है ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ। सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का, सऊदी अरब की तारीफ़ें, एक ऐसा शख्स जो अपनी सदारती मुहिम में मुसलमानों को दहशतगर्द कहते थे और फिर सदर बनने के बाद मुसलमानों के इमाम मुल्क सऊदी अरब का दौरा करता है। समझ से बाहर है ना सामीन, मगर मेरे ख्याल से बहुत आम सी समझ वाली बात है। मफाद की दोस्ती, दिखावे की दोस्ती, और आजकल दुनिया की सियासत में यही कुछ हो रहा है। ये बात मुसलमान ममालिक कब सीखेंगे, कब समझेंगे? डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के मुसलमानों को मनाने नहीं गया, वो हथियारों की बहुत बड़ी डील करने गया है। $110 बिलियन की डील की है इसने सऊदी अरब से। सामीन, क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब को किसी से ख़तरा है? दुनिया के 90% मुसलमानों वाले मुल्क को 10% मुसलमान वालों मुल्कों से ख़तरा है ना? अजीब बात। मक्का मदीना को जीता था हमारे प्यारे नबी ने हुस्न अखलाक से, और सऊदी अरब के बादशाह जीतना चाहते हैं असले के ढेर दिखाकर, 38 मुल्कों का इत्तेहाद बनाकर। अमेरिका जो है ना वो असले का सबसे बड़ा व्यापारी, सऊदी अरब ऑयल का सबसे बड़ा व्यापारी। असला बनता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, तेल एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए सऊदी अरब को चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग को अडॉप्ट करे, अपनी रऊनियत और गरूर को छोड़ के तमाम दूसरे इस्लामी ममालिक से अपनी दोस्ती और प्यार मोहब्बत के रिश्ते को बढ़ाए। वरना ये मिसाल देख कर के 18वीं सदी में भी जो है ना वो ब्रिटिश गोरे भी हिंदुस्तान तिजारत करने आए थे और पूरे मुल्क पे काबिज हो गए। अमेरिका भी बाहमी तिजारत करते करते कहीं सऊदी अरब पे अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस ना कर दे। मुत्तहिदा अरब इमारात में तो ऑलरेडी मगरिब का इन्फ्लुएंस यानी मगरिबी कल्चर इंजेक्ट हो गया है। देख लें आप, दुबई देख लें आप, और दूसरे भी जो है साथ जो ममालिक हैं UAE के, वो सब मगरिबाइज, वो सब जो है ना वो वेस्टर्नाइज हो गए। तो अब सऊदी अरब एक ऐसा बचा है जिसको थोड़ा वेस्टर्नाइज करना है। तो वहाँ पे भी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तब्दील हो रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनें भी बन रही हैं, जदीद ट्रेनें, बिल्डिंगें बन रही हैं, ऊंची ऊंची होटल्स बन रहे हैं, रियाज और जद्दा तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि मक्का और मदीना से जदीद तरक्की को दूर रखा जाए, क्योंकि तरक्की यानी मॉडर्नाइजेशन के नाम पर दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होते हैं या नहीं? और क्या सऊदी अरब को किसी दूसरे ममालिक से ख़तरा है ना? बड़ी अजीब सी वियर्ड सी बात। $110 बिलियन की आर्म्स की डील की है। ये सब बातें आई मीन एज ए तजिया निगार या आप लोग भी समझते होंगे, जानते होंगे। तो जो लोग ये करने वाले हैं वो ये बातें समझते नहीं हैं। 847-475-1590
टाइम है मेरे पास जी। तो अब जो है ना एक और खबर पे बात करते चलते हैं कि भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव केस आली अदालत में कैसे चला गया। मुझे नवाज शरीफ साहब से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी कि वो मोदी से दोस्ती निभाने के लिए इस हद तक चले जाएंगे कि तमाम सबूतों के बाद जिसे पाकिस्तानी अदालत ने जासूस साबित कर दिया, सजाए मौत सुना दी, उसके केस को नवाज शरीफ आलमी अदालत में जाने देंगे। जबकि आलमी अदालत को इस तरह के केसेस में दखलंदाजी करने का हक भी नहीं है और इंडिया की एकतरफा कार्रवाई को आलमी अदालत ने ना सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि पाकिस्तान को इस केस के लिए अदालत में बुलवा भी लिया। जबकि दोनों फरीक जब तक राजीनामे पे दस्तखत ना करे आलमी अदालत केस की सुनवाई नहीं कर सकती। यहाँ भी इंटरनेशनल लॉ की जो है ना वो सामीन वायलेशन की गई है। चंद दिन कबल हमारे मीडिया ने मोदी के मुशीर ख़ास जिंदाल को मरी में स्पॉट किया था, वो शायद यही पैगाम लेकर आए थे नवाज शरीफ के लिए। और फिर पाकिस्तान ने बगैर तैयारी के अपना मुकदमा आलमी अदालत ने पेश किया। पाकिस्तानी वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद आलमी अदालत ने इंडिया के हक़ में फ़ैसला दे दिया। फ़िलहाल फांसी पर अमल दरामद रोक दिया गया और आलमी अदालत के फ़ैसले ने पाकिस्तान के हाथ बांध दिए। अब पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता और इंडिया अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए कुलभूषण जाधव के मामले में जीत गया। पाकिस्तान ने नवाज शरीफ ने या पाकिस्तान ने दोनों एक दूसरे के साथी यहाँ कमज़ोरी दिखाई कि केस को आलमी अदालत में ले गए, जबकि पाकिस्तान के पास पूरे इख्तियारात थे कि वो आलमी अदालत जाने से मना कर सकते थे, मगर फिर भी क्यों गए। तो मैं भी आज स्पेशली इस केस के लिए यही नारा लगाऊंगा, गो नवाज गो। गो नवाज गो का नारा मैं खैर इसलिए लगाया है कि जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। 1 मिनट है, जल्दी से बोलिए। आधा मिनट रह गया। आदि यही नहीं कि जाने दिया गया बल्कि एक बहुत ही लोअर क्लास किस्म के लॉयर को हायर किया गया है ताकि वो जितनी जल्दी हो सके ये वाला केस हार दे पाकिस्तान के खिलाफ। राइट, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही है। और मैंने जो गो नवाज गो का जो नारा लगाया उस अल्फाज पूरे पाकिस्तान की दीवारों पे लिखे हुए होते हैं, साथ साथ ये नारे भी लिखे होते हैं, कदम बढ़ा नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, और शेर आया क्योंकि उनका इंतखाबी निशान शेर है। शेर के आदमखोरी के किस्सों की वजह से नवाज शरीफ जगह जहाँ आदमखोर शेर रहता है, नवाज शरीफ जाने से घबरा रहे थे। तो दोस्तों ने कहा कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं, फिर भी नवाज शरीफ जाने पे राजी ना हुए। तो दोस्तों ने नारे लगा दिए गो नवाज गो, जैसे लगाते ना गो कब्ज गो, ये वो वाले नारे हैं, गो नवाज गो कब्ज गो, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। रमजान मुबारक हो सब लोगों को। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।